हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। देखिए, वैसे हम लोग MPA 16 के काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ फास्ट ट्रैक और शॉर्ट वे में टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट अगर कंटेंट आपके एग्जाम में आए देन यू विल बी एबल टू कवर दैट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अपनी देखिए ऑनलाइन MPA 16 की PDF ओपन कर लीजिए। अगर बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट 22 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास के बारे में है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने पहले भी करा हुआ है। अगर आपने कवर कर लिया है तो आप वहीं से उसको कवर करके नोट्स देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और व्हाट स्टेट इज़ डूइंग फॉर दैट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो, रिसोर्सेज को प्लान तरीके से यूज़ करना है, विदाउट वेस्टेज यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है। तो उसमें आपके सामने उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बताओगे। आज की डेट में इट इज़ रिक्वायर्ड। ये ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने गोल भी मतलब नेशनल लेवल पे गोल भी सेट किए हुए हैं हमने, SDG, जो हर कंट्री अचीव करने की कोशिश कर रही है। टोटल 17 गोल सेट हैं हमारे SDG दैट एवरी 2015 में सेट किए गए थे कि 2030 तक हर कंट्री इन पर्टिकुलर गोल्स को क्या करेगी, अटेन करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ और आपको थोड़ा समझा रही हूँ। ये वाला जो आपका PDF है ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हिंदी मीडियम का आप अगर गूगल पे डालेंगे इग्नू MA सोशियोलॉजी स्टडी मटेरियल, तो आपको ज्ञान कोश से कंटेंट मिल जाएगा। आप वहाँ से ये यूनिट 22 जाके रीड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप कवर कर पाओ चीज़ों को। चैलेंजेस में यहाँ सिर्फ नाम है तो मैं नाम बता रही हूँ, नीचे एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से पढ़ लेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हेडिंग्स याद करके जाओ, सो दैट आप बना बना के टॉपिक्स को लिख पाओ। देखिए, पहला प्रॉब्लम आता है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते। एनवायरनमेंट को बैक सीट पे रखा जा रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्रंट सीट में रख रहे हो, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन का पॉइंट हो गया। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी को भी हमारी बहुत ज़्यादा थ्रेट है। ये जो क्लाइमेट चेंज एंड जो इम्बैलेंस है एनवायरनमेंट में जो बैलेंस नहीं है, उस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है। वही अगेन क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट आ गया। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत मासिव फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, आप देख रहे हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हमारे सामने आते हैं। पोल्यूशन लेवल की बात करें, चाहे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर तरीके का नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से, मतलब एक तरीके से रैपिड रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो दैट ऑल्सो ये भी तो एनवायरमेंट का एक चैलेंज है, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर है जो एक चैलेंज प्ले कर रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, बहुत से एरिया, इफ स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल डेंजर लेवल पे, रेड लेवल पे पहुँच चुका है, राइट। तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, ये भी एक वाटर अवेलेबिलिटी का इशू है। हेल्थ जो है वो ख़राब है, क्योंकि क्लाइमेट एनवायरनमेंट इस तरीके का है, तो हेल्थ को लेके इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, इफ़ एयर पोल्यूशन इज़ देयर, वाटर पोल्यूशन है, अगर एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, आपका जल प्रदूषण है, तो उससे सेहत पे तो फ़र्क पड़ेगा। तो पुअर हेल्थ एक जो है प्रॉब्लम हमारे लिए आता है। लिटरेसी रेट मतलब नॉट एवरीवन इज़ लिटरेट, और जब लिटरेसी नहीं होगी, जब साक्षरता नहीं होगी, तो अवेयरनेस नहीं होगी, और अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे। वहीं अगर लोग लिटरेट होंगे, लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है, उन्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में पता है कि किस चीज़ से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचेगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को भी आपको सस्टेनेबल बना के चलना ही है। ये इश्यूज़ है, अभी मैं डिटेल में भी एक बार और देख लेती हूँ आप लोगों के साथ इनको। बट स्टेट को क्या करना चाहिए, देखिए व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। स्टेट मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। स्टेट लेवल पे भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, मतलब सेंटर तो बना रही है रूल, स्टेट भी अपने अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, अपने स्टेट वाइज भी वो प्लान एंड पॉलिसी बना के चले। डिस्ट्रिक्ट जो है वो, और पंचायत, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक काम होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज वे में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। सेंटर अपना काम कर रही है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जाए, जिससे कि हम एनवायरनमेंट का जो एक तरीके से एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना सके। वी कैन राइट दिस, राइट। फिर जो आपका अर्बन एनवायरनमेंट है, इसको मैनेज करना बाय अर्बन प्लानिंग अपने आप में एक अलग चैप्टर और टॉपिक भी है। तो आपको अर्बन प्लानिंग के थ्रू अर्बन मैनेजमेंट करके चलना है, और आपकी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं
वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ में प्ले करती हैं। यहाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉपर मीनिंग बताया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ब्रुनलेट कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1987 में, दैट इज़ अवर कॉमन फ्यूचर, अगर आप ये याद रख सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको ये नाम याद रह जाए, प्लीज़ हिंदी वाले बच्चे हिंदी में PDF ओपन करके साथ साथ में वीडियो सुन लेना। आई रिक्वेस्ट, मैं दोनों PDF अभी साथ में ओपन नहीं कर सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि साधारण भाषा में बात करूँ। एनवायरमेंट का मतलब आप सबको पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सतत पोषणीय विकास, तो आप लोग थोड़ा लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये मीनिंग क्या होता है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। आप आज की डेट में अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और इस तरीके से कि आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन जो है वो अवेलेबल रहें। मतलब आप ओवर यूज़ ना करो, एक्सप्लॉइट ना करो, आप उनका संसाधनों का शोषण ना करो और उनका थोड़ा सा प्लान तरीके से, नियोजित तरीके से उनका इस्तेमाल करो, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो पाए, बच पाए। राइट तो जो रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, संसाधन को आप एक्सप्लॉइट करते हो बिल्कुल अनमाइंडफुल तरीके से, मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो नतीजे आएंगे वो सोच ही नहीं रहे हो और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सीधा सीधा यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की गई है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेट करा था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED सेट किया गया था। राइट इसके चेयरपर्सन कौन बने थे? नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ग्रो हार्लेम, ये बने थे। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी, अब आप नाम याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बनाया गया था 1972 में, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। नॉर्वे के जो उस समय के PM थे ग्रो हार्लेम, वो उसके क्या बने थे? चेयरमैन बने थे। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी। बात की कि जो अब आपका वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो ये सब तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके चक्कर में हम एनवायरनमेंट को पीछे रख दे, बिकॉज एनवायरनमेंट वो अपने प्लैनेट को लाइवलीहुड बनाने के लिए एनवायरनमेंट पे ध्यान देना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन नीड की बात की जा रही थी कि बेसिक नीड्स आप फुलफिल करने की बात करें, रोटी कपड़ा मकान, क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब क्लीन एनवायरनमेंट को भी बेसिक नीड में काउंट किया गया, और अपनी मर्जी से आप अपना एक लाइफस्टाइल चूज़ कर सके, किस तरीके की ज़िंदगी या जीवन यापन करना आप चाहते हैं। राइट अब इनको जो रिसोर्सेज है इनका गवर्नेंस करना, इनको प्रॉपर गवर्नेंस करना, मतलब इनको मैनेज करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2001 की थी, उसने क्या बोला? गवर्नेंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो गवर्नेंस करने की बात कर रहे हो ना आप ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसका मतलब है कि आप मैनेज करके चलो सोसाइटी में ऐसी सभी चीज़ों को। राइट डिफाइन द एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो परमिट कर रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी लेवल बढ़ा सको, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सको, आप अपने काम करने की क्षमता को इंक्रीज़ कर सको, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सको, ये सब बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन एंड रूरल एरिया में क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है? नेचुरल रिसोर्सेज को और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है, संरक्षण करके रखना है। संरक्षण मतलब बचा के उसको रखना है। फिर आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालना है, याद कर लो ऐसे के ऐसे ही। राइट आपको डेटरेंस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, डेटरेंस मतलब रोक लगानी है कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी हार्मफुल चीज़ें ना यूज़ करो। आपकी एक्टिविटी से, आपके काम से, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है तो आप एनवायरनमेंट को ना हार्म कर रहे हो, तो ये अपने अपने पार्ट पे सबको देख के चलना है। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को, अपने जो आपका एनवायरनमेंट है और जो अर्थव्यवस्था है उसको आप जोड़ के चलो। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करे जा रहे हो, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हो, सोच रहे हो बेचेंगे, और वहाँ जाके आने के टाइम पे इतना पोल्यूशन हो गया कि लोग रह ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को जगह छोड़ के जानी पड़ रही है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलो, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी को। राइट लोगों के लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जागरूकता लोगों में क्रिएट की जानी चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना क्यों ज़रूरी है। अब अगर आप छोटे लेवल से ही बच्चों को बता दोगे कि पानी जैसे डिप्लीट हो रहा है, पानी बहुत कम है, इस चीज़ से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है जो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान कर रहा है, तो वो चीज़ बच्चा वहाँ से सीखेगा ना, वो चीज़ वहाँ से सीखेगा बच्चा। तो ये चीज़ आपको, और बच्चों में ही नहीं, आपको ओवरऑल सबको ट्रेन करना है, अवेयर करना है, जागरूक करना है। कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, थोड़ा कॉपरेशन के साथ चलना है, पार्टिसिपेट करके चलना है, जिससे कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चल पाओ। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है। सीधा सीधा अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। चैलेंजेस मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन ही करे हैं। राइट
आई होप चैलेंजेस आपको क्लियर होंगे। ये देखिए मैंने सारे आपको एक्सप्लेन करे हैं। डिफॉरेस्टेशन, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आप देख पा रहे हैं। ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी सो दैट आप रीड भी कर ले ये सब। इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल, सेम यूनिट हिंदी मीडियम में ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपर हिंदी की हेडिंग्स भी मिल जाएंगी। आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट होता जा रहा है, आपकी सेहत जो है वो लोगों की यहाँ पे अच्छी नहीं रह पाती है। लिटरेसी रेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना के रखना भी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि अभी हमें सस्टेन बना के चलना है, जिसमें आप सारी चीज़ों को आसपास जैसे सीवेज वगैरह ये जब सब होता है इसको भी प्रॉपर आप मैनेज करने की बात करोगे, क्योंकि डिस्पोजल भी आसानी से होना चाहिए। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टेट लेवल पे भी। डिस्ट्रिक्ट भी अपने लेवल पे एफर्ट करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एफर्ट भी होने चाहिए, राइट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पंचायत यानी जो विलेज लेवल के लोग हैं उनको भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। वही सब प्रिंसिपल जो भी ऊपर बताए हैं, ये सारे प्रिंसिपल आपको फॉलो करके चलने हैं। अर्बन एनवायरमेंट को मैनेज करके चलना है। लोकल कम्युनिटीज़ का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। डन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। फंक्शन एंड फंक्शनली इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? एक तो पहले काम करना स्टार्ट करना है और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ होनी चाहिए जो वो काम करेंगी, जो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कोई भी क्वेश्चन आता है अगर MPA 16 में, वैसे MPA 3 में भी ये टॉपिक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ सकता है, उसके प्रिंसिपल पूछ सकता है, चैलेंज क्या है उसके आगे ये पूछ सकता है, किस तरीके से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। तो अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के पूछेगा तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम इतने बड़े तो हैं कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने ये 2 लाइन बता दी तो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा के पूछ ले, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था उसमें पूरी स्टेटमेंट बना के दे रखा था कि एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, एनवायरमेंट रहने लायक रहे, तो पढ़ के समझना है आपको कि वो इस क्वेश्चन के थ्रू वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछना चाह रहा है। बिकॉज ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ये आए और आप बाद में कहो कि हमारा तो पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के वहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि व्हाट एग्जैक्टली वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जरूरी नहीं है डायरेक्ट दे, हो सकता है एक स्टेटमेंट लिख के दे दे कि एनवायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंट में ये इशूज़ हैं और आने वाली जनरेशन सफ़र करेगी, तो उसके लिए क्या करना है। तो जैसे ही ये चीज़ आ जाए कि एनवायरमेंट को प्लान तरीके से यूज़ करना है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है आने वाली जनरेशन वगैरह के लिए, इस तरीके का कुछ भी स्टेटमेंट में यूज़ हो, देन दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड इन केस कंफ्यूजन है तो आप लोग ऑलवेज अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। टाइम नहीं है, आपका कल ही एग्जाम है, तो आप लोग ये फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। हेडिंग माइंड में रख सकते हैं। देखिए सब कुछ आप याद करके नहीं जा सकते और ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो आप बना के लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है कि आपको सब कुछ रट्टा मारना है। आप सिर्फ हेडिंग याद कर लो जिसमें सिर्फ 5 से 7 मिनट जाएंगे और ये 5 से 7 मिनट आपको एग्जाम में 20 नंबर दिलाएंगे, राइट। तो आई थिंक ये बेकार इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सो प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल तो एग्जाम देके आने के बाद बताना, अभी मत बताइए, अभी टाइम नहीं है, अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए।